हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एक मेन टॉपिक जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य आज हम फ्रेंड्स टोटल पूरा देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक। यहाँ से आपको कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो छूट जाए, यानी सभी चीज़ों को विधिवत कवर किया गया है। यदि आप चैनल पर आ गए हैं तो क्लास को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, हम देखते हैं थोड़ा सा लाइव कोट्स दिया गया है, कुछ सक्सेस के पॉइंट्स हैं, मोटिवेशनल लाइंस हैं कि जीवन एक आईना है और यह वही दिखाता है जो आप देखते हो। सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। हर दिन एक नया अवसर होता है। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है। तो फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। जस्टिन जिस व्यक्ति को सेंड्रोकोटस कहता है, उसी व्यक्ति की पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आशय यानी कि निम्न कुल का बताया गया है। निम्न कुल से उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं, इसमें बताया गया कि घनानंद को हराने में चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की मदद की विष्णुगुप्त ने, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जो कि राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त की मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठता है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठता है और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन काल के अंतिम पड़ाव में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण का त्याग किया। आगे देखा जाता है, इसमें बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया। उसने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया और दहेज में यानी युद्ध की जो संधि की शर्तें थी उसके अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान को चंद्रगुप्त को दे दिए। आगे देखते हैं फ्रेंड, इसमें बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है और इंडिका से इंडिका से मौर्यकालीन समाज की जानकारी मिलती है। वैसे तो इंडिका अब मूल पुस्तक में नहीं उपलब्ध है, लेकिन जैसे टेसियस हैं, प्लिनी हैं, डायोडोरस हैं, इन सभी की जो रचनाएं हैं, उनमें मेगास्थनीज की इंडिका की थोड़ी बहुत छाप जरूर मिल जाती है। तो मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में
पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज हैं, 64 द्वार हैं, 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है और यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बसेरों से घिरा है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। अब देखते हैं भैया आगे, इसमें बिंदुसार के बारे में बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। जब 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा अपने प्राण का त्याग किया, उसके बाद 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठता है। बिंदुसार का नाम अमित्रघात यानी अमित्रघात के नाम से जाना जाता है वो, और अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भासार या वारिशार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भासार या वारिशार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। आगे देखते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथियानस के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बौद्ध विद्वान तारानाथ, इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अब आगे देखते हैं अशोक के बारे में। देखते हैं, बताया जा रहा है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे देखते हैं, मास्की एवं गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी ने पाटलिपुत्र में डियोनिसस नामक एक राजदूत भेजा अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। इनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बताया गया कि अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई, कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी, और अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था।
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। यानी कि हम देखते हैं ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से ग्रीक एवं अरमाइक, और खरोष्ठी लिपि पश्चिमी पाकिस्तान, और शेष जो भारत है, भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाब्रेटी फेंथलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप को हुई। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, इसका अगला पार्ट अशोक के अभिलेख अगली क्लास में मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली क्लास में। और आप जो भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप अपने लिए एक टारगेट बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ, और उस लक्ष्य को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपना 100% दो। सबसे पहले आप अपने लिए एक टारगेट बनाओ और उसको अचीव करने के लिए अपना 100% दो। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर आए हैं, चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।